स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पूरे चांद की रात का पार्ट 12। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप 3 छुरियाँ बेचोगे या 3 सेट बेचोगे, वो आप जैसा कहेंगे मैं कर लूँगा, लेकिन इस बाबत मुझे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को खबर करनी होगी। क्यों भला? क्योंकि उसका ऐसा हुक्म है। क्या हुक्म है? यही कि कोई भी ग्राहक वैसी छुरी खरीदने आए तो मैं उसे उसकी खबर करूं। तो तूफान हमदम, यूं कहो ना कि आजकल तुम्हारा स्टोर पुलिस का महकमा चला रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। और कैसी बात है? अपने दुकान के कील कांटे बेचने के लिए अगर तुम्हें पुलिस की मंजूरी की जरूरत है तो और कैसी बात है? आप बात को समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहा मैं? मुझे पुलिस का जो हुक्म है वो एक आइटम के बाबत है। खास खास एक आइटम के बाबत है। साथ में धमकी जारी है कि अगर मैंने इस हुक्म पर अमल नहीं किया तो जो एक छुरी मैं आपको सौंप चुका हूँ उसकी वजह से मेरे साथ तो बड़ा पंगा होगा ही होगा, ग्रेसी के साथ भी होगा। क्या हुक्म है तुम्हें? ग्राहक की पुलिस को खबर करनी है या पुलिस को खबर किए बिना ग्राहक को मुंह नहीं लगाना? ग्राहक की पुलिस को खबर करनी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? जाने जिगर, तुम छुरियाँ मेरे हवाले करो, उसकी पेमेंट मेरे से वसूल करो और शौक से पुलिस को खबर करो कि छुरियाँ मैंने, ब्लास्ट के रिपोर्टर सुनील चक्रवर्ती ने खरीदी। उसने चैन की सांस ली, लेकिन सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला, बाकी जो बातचीत हमारे बीच हुई उसकी खबर पुलिस को करना जरूरी नहीं है, या है जरूरी? उसने इनकार में सिर हिलाया। जब खबर करो तो पुलिस को ये भी बोलना कि मैंने वैसी 6 और छुरियों का ऑर्डर दिया है और इसके लिए एडवांस पेमेंट जमा कराई है। आप ऐसा करेंगे? हाँ करूँगा ना। और छुरियाँ न मिली तो एडवांस वापस कर देना। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं अब चलता हूँ, लेकिन जाती बार एक बार फिर पूछता हूँ, तुमने कोई छुरी मुझे दी थी, इस बात की खबर पुलिस को तुम्हारे से लगी थी? जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पहले का जवाब पहले सवाल के साथ गया, ये नया सवाल है। जवाब तो नहीं। ग्रेसी से नहीं। किसी से तो लगी, तुम्हारे से न लगी, ग्रेसी से न लगी तो किससे लगी? मुझे नहीं मालूम। अपना कोई अंदाज़ा बताओ। मेरा कोई अंदाज़ा नहीं। शाम को सुनील पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। प्रभुदयाल इमारत की पहली मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस में मौजूद था। कैसे आए? सुनील को देखते ही वो उखड़े स्वर में बोला। दर्शन देने आया हूँ, सुनील बोला। क्या? हालचाल की खबर करने आया हूँ। अरे क्या कह रहे हो? कल आप ही ने तो हुक्म फरमाया था दर्शन देता रहूं, हालचाल की खबर करता रहूं। मैंने दर्शन कर लिए, हालचाल जान लिया। अब असल वजह बोलो। एक दरख्वास्त पेश करने आया था। तुम्हारी कोई दरख्वास्त यहाँ कबूल नहीं। बंदा नवाज, पहले सुन तो लिया होता कि क्या दरख्वास्त है। जरूरत नहीं। जो भी दरख्वास्त है वो इस जवाब में शामिल है कि तुम्हारी कोई दरख्वास्त कबूल नहीं। जुल्म है सरासर। मैंने कहा ना, कोई दरख्वास्त। मैं दरख्वास्त के बाबत नहीं कह रहा था। तो और किस बाबत कह रहे थे? कोई ठंडा गर्म की पेशकश तो न सही, क्योंकि वो सब मैं घर से पी के आया हूँ। कम से कम बैठने को तो इसलिए बोला होता क्योंकि मैं यहाँ कुर्सी तो अपनी लेकर कभी नहीं आया। क्या करोगे बैठ के? तुम तो जा रहे हो। अभी कहाँ जा रहा हूँ? 12 और 7, 19 और 2, 21 सीढ़ियाँ चढ़ के थका मंदा यहाँ पहुँचा हूँ। कम से कम दम तो ले लेने दो। क्या कहने, जैसे 21 सीढ़ियाँ न चढ़ी हो, कुतुब मीनार चढ़ा हो। मेरे लिए इतनी सीढ़ियाँ भी आजकल कुतुब मीनार चढ़ना है। क्यों? सिगरेट नामुराद लत है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं ना। बैठो। शुक्रिया। छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़ दूंगा।
सच पूछे तो इस काम के लिए एक तारीख मैंने मुकर्रर की हुई है। कौन सी? चांदनी दिवाली की अगले दिन की। प्रभुदयाल की हंसी छूटने को हुई, जिस पर उसने बड़ी मुश्किल से काबू पाया। माई बाप, मेरी 2 मिनट की बकाला से मुलाकात से आपको ऐतराज क्या है? इसे कहते हैं उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। अभी पकड़ाई में कहाँ आया है, अभी तो सिर्फ कोशिश है। तुम्हें बकाला को कोई पट्टी पड़ाने का, कोई अपनी सुनीलियन पुड़िया देने का मौका नहीं दिया जा सकता। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। खूब वाकिफ हूँ मैं तुम्हारे इरादों से। आप कैसे किसी को उससे मिलने देने से रोक सकते हैं? दिखाई नहीं दे रहा कैसे रोक सकता हूँ? उसके वकील को कैसे रोकेंगे? बार बार मिलने से उसको भी रोकूंगा। वो अभी मिल के गया है, इसलिए वकील का दामन पकड़कर बकाला तक पहुंचने का इरादा हो तो ख्याल छोड़ दो। आप तो दृढ़ निश्चय किए बैठे हैं कि वो कातिल है। इस बाबत कोई दो राय मुमकिन नहीं। फिर भी समझते हैं कि मैं उसे कोई ऐसी पुड़िया दे सकता हूँ जो आपके दृढ़ निश्चय को हिला देगी, उसके खिलाफ आपका केस कमजोर कर देगी। बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन एहतियात बरतने में क्या हर्ज है? डॉक्टर रचना निगम से तो मिलने देंगे, या उससे भी नहीं? वो यहाँ नहीं है। कहाँ गई? जहाँ उसका जी चाह गई। मतलब उसे रिहा कर दिया गया है, लेकिन जब चाहेंगे फिर पकड़ मंगवाएंगे। क्यों नहीं, जरूर, आपको अख्तियार है ऐसा करने का। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तो अब केस का फाइनल वर्जन क्या है? तुम्हें मालूम है क्या है? उसकी अपने पार्टनर से अदावत थी। वो पार्टनर का कत्ल करना चाहता था, जिसकी भूमिका उसने बहुत नफासत से तैयार की थी। बीबी के जरिए उसने ये बात स्थापित की थी कि वो रात को नींद में चलने की बीमारी से ग्रस्त था, और पूरे चांद की रात को उसकी अलामत अपनी चरम सीमा पर होती थी। उसने पहले से स्थापित किया हुआ था कि जब कभी भी वो नींद में चलने लगता था, उसे खबर नहीं होती थी कि उस दौरान उसने क्या किया। 13 की रात को 3 बजे नींद में चलने का अभिनय करता वो अपने कमरे से निकला और जाकर अपने सौतेले भाई शिवनाथ की छाती में छुरी भोंक दी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसी रात शिवनाथ ने अपना कमरा उसके पार्टनर विष्णु मेहता से बदल लिया था। रिपोर्टर साहब, शिवनाथ के कत्ल का बकाला के पास कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अपने पार्टनर विष्णु मेहता के कत्ल का बराबर था, और वो ही उसका निशाना था। लेकिन बकाला की बदकिस्मती कि वो बच गया और उसका भाई उसके हाथों मारा गया। तो ये अब निश्चित है कि कत्ल रात 3 बजे हुआ। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि कत्ल रात 2:30 और 3:30 के बीच हुआ था, लेकिन कत्ल के टाइम का एंड पिन पॉइंट करने का जरिया उपलब्ध है। जरिया? मुंबई से आया वकील, कोठी का मेहमान। हाँ, वो वकील करसन राज चेलानी इस बात का गवाह है कि रात 3 बजे बकाला नींद में चलने का अभिनय करता हाथ में छुरी लिए सेहन में विचरता देखा गया था। पहले तो वो कहता था, मुझे नहीं पता पहले वो क्या कहता था। अहम वो है जो अब कहता है, खम ठोक कर कहता है, कसमियाँ कहता है, और गीता पर हाथ रखकर कोर्ट में कहने को तैयार है। लिहाजा पुलिस के केस का मुकम्मल दारोमदार चेलानी की गवाही पर है। मुकम्मल नहीं, लेकिन उसकी गवाही का अहम रोल बराबर है। और बातों में ये भी अहम बात है कि आला कत्ल मुलजिम के बेडरूम में उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। वो बैकग्राउंड अहम है जो मुलजिम ने अपनी नींद में चलने की आदत को स्थापित करने के लिए घड़ी। आपकी राय में उसको ऐसी कोई अलामत नहीं, वो सब उसका फरेब है। हाँ, एक मिशन के तहत फरेब है। बकौल उसकी बीबी, मुंबई में जो उसने बीबी का कत्ल करने की कोशिश की थी, वो उसका ड्रामा था। बीबी को अपनी अलामत का गवाह बनाने की चाल थी। आई सी। और अहम बात उसके खिलाफ ये है कि अपने इरादे को अंजाम देने के लिए छुरी पर उसने पहले से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि रात को वो दराज लॉक्ड था जिसमें की छुरी थी, और लॉक्ड दराज में से नींद में चलता तो अपनी कथित बेध्यानी में छुरी नहीं निकाल सकता था। खुद उसकी भांजी इस बात की गवाह है कि वो दराज सारी रात लॉक्ड रहा था
और उसकी इकलौती चाबी भांजी के पास थी। अगर छुरी पहले से बकाला के कब्जे में नहीं थी तो कैसे वो उसे उस तराद में से निकाल सकता था? और अगर वो पहले से उसके कब्जे में थी तो इसका साफ मतलब है कि मर्डर प्री मेडिटेड था, डेलिब्रेट था, पूर्व नियोजित था। और अभी तो बांजी भी इस बात की गवाह है कि जो हरकत उसने आखिरकार की, उसकी कोशिश वो 3 दिन पहले मंगल को भी कर चुका था। खुद बांजी ने वही छुरी जो बाद में आलाय कत्ल बनी, उसके तकिए के नीचे से चुपचाप निकालकर उसके मुकाम तक पहुंचाई थी, जिसकी वजह से बकाला को पहले उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। रिपोर्टर साहब, तुम इन बातों में से किसी एक को भी नहीं हिला सकते हो, कबूल करो। फिर भी आपको अंदेशा है कि मैं मुलजिम को कोई पट्टी पड़ा लूँगा जो कि आपका केस बिगाड़ देगी। मुझे कोई अंदेशा नहीं, तो मुझे मिलने क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम फसादी आदमी हो, कोई ना कोई पंगा जरूर करोगे। तुम्हारी फितरत ही ऐसी है, तुम बाज आ ही नहीं सकते हो। बहरहाल, आपका मतलब है बकाला ने जो किया सब स्टेज मैनेज था? हाँ, पीछे मुंबई में भी। बिल्कुल। तो बीबी ने इतना हो हल्ला क्यों मचाया? उसने पुलिस तक को फ़ोन कर दिया। उसे तो नहीं मालूम था ना कि अपनी किसी आइंदा स्ट्रेटजी के तहत खाविन ड्रामा कर रहा था। ये अजीब बात नहीं कि अपने इस कथित ड्रामे के बाबत वो तब भी खामोश रहा, जबकि उसे ही मुद्दा बनाकर बीबी ने कोर्ट में तलाक का केस दाखिल कर दिया। कोई अजीब बात नहीं, उसके लिए अपना आइंदा मकसद पार्टनर को रास्ते से हटाना था। पार्टनर को रास्ते से हटाना अहम था, बीबी अहम नहीं थी। वो माल भी अहम नहीं था जो बीबी तलाक के सदके खींच के ले जाती। उस माल के मुकाबले में अहम नहीं था जो पार्टनर खींच चुका था और खींच रहा था। पार्टनर बेईमान था तो बकाला उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता था। कोई होगी वजह न करने की या न कर पाने की। उसे अपने स्टाइल से पार्टनर को एलिमिनेट करना आसान काम लगता होगा। एक बात और सुनो। सुनाइए। तभी दरवाज़ा खोलकर एक हवलदार ने भीतर कदम रखा। क्या है? प्रभुदल अप्रसन्न भाव से बोला। साहब जी, हवलदार बोला, वो दोनों आ गए हैं। कौन दोनों? अच्छा अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं अभी फारिग होता हूँ। जी साहब जी। और जब आए दोनों इकट्ठे यहाँ ना आए, मैं दोनों से बारी बारी बात करूँगा। जी साहब जी। पहले किसको भेजें? प्रभुदयाल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, वकील को। सुनील के कान खड़े हुए। जी साहब जी। हवलदार सैल्यूट मारकर रुखसत हो गया। मैं क्या कह रहा था? पीछे प्रभुदयाल बोला। अब बकाला के बाबत एक और बात कहने जा रहे थे। हाँ, सुनो और गौर करो। बकाला ने मुंबई में जो कुछ किया, फर्ज करो वो ड्रामा नहीं था। सच में ही नींद में चलते उसके हाथ में चाकू आ गया था और वो उसके साथ बीबी के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंच गया था। मेरा सवाल ये है कि तब आखिर उसे एहसास हुआ होगा ना कि पुलिस ने आकर उसे एक खतरनाक काम को अंजाम देने की कोशिश में पकड़ा था। हाँ, वही हरकत वो दोबारा फिर कर सकता था। हाँ, तो उसने इस बात से सबक क्यों न लिया? उसे अपने लिए खतरे की घंटी क्यों न माना? इलाज के लिए बड़े डॉक्टर के पास क्यों न गया? कोई बीमारियां लाइलाज होती है तो ऐसा कहता क्यों नहीं? उस डॉक्टर को अपना गवाह क्यों नहीं बताया जिसके पास इलाज के लिए गया था और जिसने उसकी अलामत को लाइलाज बताया था? क्योंकि उसे पागलखाने में बंद किए जाने का अंदेशा था। उसकी संपत्ति का कस्टोडियन बनने के खातिर उसकी बीबी एन यही चाहती थी। नॉनसेंस, वो तलाक चाहती थी। तलाकशुदा बीबी कस्टोडियन कैसे बन सकती है? वो अंडा तोड़े बिना आमलेट खाना चाहती थी। वो चांद और सूरज चाहती थी जो कि एक ही तश्तरी में सजाकर सोने का वर्क कर हीरे का लोंग जड़कर उसे पेश किए जाते। सुदेश बाला जैसी औरतों की ख्वाहिशों को आप क्या जाने, आप क्या समझें? मैं समझना भी नहीं चाहता। मेरे लिए बीबी नहीं खामिंद अहम है, जिसे अपनी करतूत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा तो भुगतना पड़ेगा। कोई किसी की तकदीर तो बदल नहीं सकता।
कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हें ये खुशफहमी है कि तुम बदल सकते हो। सुनील भाई मुल्तानी बदल सकता है। अव्वल तो ये बात सच नहीं है, और आप कह भी इसे मेरी खुशकी उड़ाने के लिए कह रहे हैं। दूसरे, मैं कुछ कर भी सकता हूँ, तो जादू के जोर से तो नहीं कर सकता। कुछ करने दोगे तो करूँगा ना। क्यों नहीं करने दिया मैंने? बकाला से मिलने नहीं दिया, लेकिन उसकी बाबत हर सवाल का जवाब तुम्हें दिया। पीछे हैदराबाद में मेहता और चेलानी के करीब भी न फटकने दिया। मैंने नहीं रोका था, वो नहीं चाहते थे कि तुम उसके करीब फटको। हर कोई तो तुम्हें जबरन अपने गले पड़ने नहीं दे सकता। वो हर कोई नहीं, अपने मेजबान के खिलाफ गवाह हैं, और उनकी गवाही को सुनने जांचने परखने का मुझे अख्तियार है। तुम वकील हो, मीडिया पर्सन हूँ, रिपोर्टर हूँ। रिपोर्टिंग करना मेरा काम है। हकीकत को ब्लास्ट पढ़ने वालों के पेशे नज़र करना मेरा कारोबार है। अभी उन्होंने मेरे जरिए तुम्हें कहलवाया है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। यही बात वो तुम्हारे रूबरू कहते तो क्या करते? हलक में हाथ डाल के अपनी बातों का जवाब निकालते। यही तो नहीं कर सकता। तो फिर आप भी तो मेरे से यूं पेश आ रहे हैं जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो। क्यों? अभी तुम्हारी हर बात का जवाब नहीं दिया मैंने? एहसान करके दिया। जो मंगता टलता न हो, उसे सिक्का देने के स्टाइल से किया। ऐसी कोई बात नहीं। राजी से तो यकीनन न दिया, हड़बड़ी मचा के, प्रेशर बना के दिया। लेकिन दिया। तुम्हारे शरारती, फरेबी मतलब परस्त किरदार को नज़रअंदाज करके दिया। ये मुझ पर भेजा इल्ज़ाम है। क्यों सुनते हो? क्यों सहते हो? उठो और चलते बनो। यही तो मैं नहीं कर सकता, भले ही कितनी बेइज्जती हो जाए। पत्रकार कभी बेइज्जत नहीं होता। उसे डराया जा सकता है, धकियाता जा सकता है, दुत्कारा जा सकता है, ठुकराया जा सकता है, ठोका जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन उसे बेइज्जत नहीं किया जा सकता। जो पत्रकार किसी वजह से अपनी बेइज्जती हुई समझता है, वो इस पेशे के काबिल नहीं। क्या कहने। बात प्रेशर की हो रही थी, जिसमें कितनी बातें पूछना तो भूल ही जाता है। अब क्या भूल गए? याद आए तो बोलूं। आप मुझे अभयदान दीजिए। कहिए कि कोई बात बाद में याद आ जाए तो उसे पूछने में यहाँ लौट सकता हूँ। तुम्हें सहयोग की उल्टी धारा बहाने के स्पेशलिस्ट को अब जाने भी दीजिए। कोई बात भूल भी जाया कीजिए। क्यों? क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। तुम इतने छोटन नहीं हो तो साथ में खोटन भी हो। फिर शुरू हो गए। ठीक है, दिया दिया अभयदान तुम्हें। तुम भी क्या याद करोगे? शुक्रिया। सुनील हर्षित स्वर में बोला। शुक्रिया माई बाप। कला बाबी कभी दोबारा नींबू चाटे तो भगवान करे पहले की तरफ फिर जुड़वा हो। दोनों लड़के। शट अप। यस सर, ऑफ कोर्स सर, राइट अवे सर, थैंक यू सर। प्रभुदयाल का अभिवादन करके सुनील वहां से निकला और गलियारे में पहुंचा। कुछ कदम चलने के बाद वो ठिठका। उसने एक पिल्लर की ओर से वापस झाँका तो गलियारे में प्रभुदयाल के कमरे के बगल वाले कमरे के दरवाजे के करीब उसे विष्णु मेहता और उसका वकील करसन राय चेलानी दिखाई दिए। हवलदार ने उन्हें कुछ कहा, जिसके जवाब में मेहता उस कमरे में वापस दाखिल हो गया और वकील चेलानी हवलदार के साथ आगे बढ़ा। प्रभुदयाल के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर हवलदार ने बड़े अदब से दरवाज़ा खोला। चेलानी भीतर दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा उसके पीछे बंद कर दिया। फिर हवलदार दरवाजे से थोड़ा हटकर दीवार के साथ पीठ लगाकर यूं खड़ा हो गया कि सुनील की दिशा में उसकी पीठ हो गई। सुनील दबे पांव वापस लौटा, बगल के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसे ठेलकर चुपचाप भीतर दाखिल हो गया। मेहता भीतर गोलमेज के गिर्द पड़ी दो कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था और अनमने भाव से उंगलियों से निशब्द मेज थपथपा रहा था। हेलो। सुनील उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठता, चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट लाता बोला, फैंसी मीटिंग यू हियर। उसने सिर उठाकर सुनील की तरफ देखा। मुझे पहचाना मेहता साहब? उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर बोला।
वही जो आप कर रहे हैं, पुलिस की हाजिरी पर रहा हूँ। तुम्हें भी इंस्पेक्टर का बुलावा है? हाँ। तुम्हें किस लिए? ये भी कोई पूछने की बात है। उसी लिए जिस लिए आपका बुलावा है। आपकी तरह मैं भी उस रात कोठी में मौजूद था। हाँ। तुमने तो लाश बरामद की थी। वारदात की खबर ही तुम्हारी वजह से आम हुई थी। लेकिन तुम वकाला के खिलाफ गवाह तो नहीं हो। आप हैं? बनना पड़ सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के मिजाज पर, सोच पर मुनहसर है। तभी तो हमें पुलिस को हमेशा उपलब्ध रहने का, शहर से बाहर कदम न रखने का हुक्म है। हमें, मुझे और मेरे वकील को। वकील को भी? हाँ। आई सी। बाय द वे, आपको मीडिया से बात करने से परहेज क्यों है? मुझे तो कोई परहेज नहीं। सुबह मैं हैदराबाद में था। वहाँ तब ये इंस्पेक्टर भी मौजूद था। मैं आपसे और वकील साहब से बात करना चाहता था। इंस्पेक्टर बोला आप ऐसा नहीं चाहते थे। इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता था। जी। उसने हमें बताया था कि तुम एक निहायत खुराफाती शख्स थे और बात का बतंगड़ बनाने में माहिर थे, और हमारी बेहतरी तुमसे बात न करने में थी। आपको ये बात कबूल हो गई? भाई, हाकिम के मुंह कौन लगता है? अब क्या ख्याल है? आपको कोई अंदेशा है कि मैं आपसे कोई बात करूंगा तो उसका बतंगड़ बनाऊंगा? उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। मैं रिपोर्टर हूँ, एक जिम्मेदार नेशनल डेली का प्रतिनिधि हूँ। मेरा काम फैक्ट्स की रिपोर्टिंग करना है, उन्हें मैन्युफैक्चर करना नहीं। उसने सहमति में सिर हिलाया। और फिर मेरे ऊपर भी लोग हैं जो मेरे से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। वो क्या मुझे ऐसा करने देंगे? मैं गढ़ी हुई रिपोर्ट पेश करूंगा तो वो रिपोर्ट को और मुझे दोनों को कूड़ेदान के हवाले कर देंगे। आई अंडरस्टैंड। आई एम ग्लैड दैट यू डू। तो आप काफ़ी दिन से कोठी के मेहमान हैं? काफ़ी दिन से तो नहीं, सोम को आया था। शिवनाथ बकाला से, मकतूल से पहले से वाकिफ थे? नहीं, यहाँ आके वाकफियत हुई थी। मेजबान ने परिचय कराया था तो मालूम हुआ था कि वो मेजबान का छोटा भाई था। आपको एहसास है कि परसों रात आपने मकतूल से एकाएक अपना कमरा न बदल लिया होता तो उसकी जगह आप मरे पड़े होते। उसके शरीर ने जोर से झुर्री ली। सच पूछो तो? सहमति में सिर हिलाता वो बोला। लाश देखते ही पहला ख्याल मेरे मन में यही आया था। आपके ख्याल से क्या हुआ था? ये भी कोई पूछने की बात है? फिर भी, अरे साफ तो दिखाई देता है कि वकाला मेरा खून करना चाहता था, लेकिन कमरों की अदला बदली की वाकफियत न होने की वजह से अपने भाई की छाती में छुरी घोंप बैठा। बकाला साहब आपका कत्ल क्यों करना चाहते थे? खुंदक, रंजिश, हसद और वजह बकाला से पूछो, आखिर उसके खास हो। ऐसा तो नहीं है। सच पूछे तो परसों से पहले मैं उन्हें जानता तक नहीं था, उनके वजूद तक से वाकिफ नहीं था। तो इतनी हिमायत किस लिए? कोई हिमायत नहीं थी तो किसी और मुद्दे पर थी। कत्ल के वाक़े के बाद उसमें मेरी कोई दिलचस्पी है तो बतौर पत्रकार है। आई एम ए न्यूज हाउंड। आई एम आफ्टर ए न्यूज, दैट्स ऑल। आई सी। जनाब, परसों 11 की रात को आप ड्रिंक डिनर की पार्टी में मेरे साथ थे। कल सुबह आप मेरे जगह सोते से जागे थे। बीच में कहीं गए थे? कहाँ? कहीं भी। कोठी के बाहर कहीं भी। क्यों पूछ रहे हो? यूं ही, मामूली सवाल है। उम्मीद करता हूँ कि जवाब भी मामूली होगा। जवाब नहीं देंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि जवाब गैर मामूली है और पोशीदा रखने के काबिल है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। तो जवाब देने से क्या ऐतराज है? कौन कहता है कि रात को बीच के वक्फे में मैं कहीं गया था? कोई नहीं कहता। आप कहेंगे तो आप ही कहेंगे। मैं कोई गलत बात भला क्यों कहूँगा? तो रात को किसी वक्त कोठी से निकलकर आप कहीं नहीं गए थे? नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। काहे को जाता? कोई मतलब ही नहीं था जाने को। मसलन 3 बजे। नहीं, परसों रात ड्रिंक डिनर के बाद आप अपने कमरे में गए थे तो वहाँ से सवेरा होने पर ही बाहर निकले। हाँ,
कमरे में कितने बजे पहुंच गए थे? मेरे ख्याल से 9:30 के करीब। जाते ही सो गए थे? नहीं, मेरा एडवोकेट चिलानी तब मेरे साथ था। हम काफ़ी देर बातें करते रहे थे। सुबह कितने बजे जागे? तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्ही ने तो आके जगाया था, जबकि तुम अपने साथ आए डॉक्टर के साथ ये पता करते फिर रहे थे कि कौन मर गया था। मुझे तब के टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। आपको तो होगा। हाँ, तब 7:30 बजे थे। लिहाजा परसों रात 9:30 बजे के बाद से कल सुबह 7:30 बजे तक आप मुतवातर अपने कमरे में मौजूद रहे थे। हाँ, अगर मैं कहूँ कि उस बीच रात 3 बजे के करीब आप हैदराबाद के बस स्टैंड पर गए थे और वहाँ से आपने इकबालपुर में मिसेज सुदेश वाला बकाला को ट्रंकोल लगाई थी, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं कहूँगा कि तुम नशे में हो और नशे में तुम्हें लंबी लंबी छोड़ने का शौक है। मेरी बात गलत है? सरासर गलत है। परसों रात 3 बजे आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मेजबान की कोठी में अपने कमरे में था, सोया पड़ा था। अपने वकील की सोबत में नहीं थे? सोए सोए सोबत होती है। परसों रात उसके आपके कमरे से रुखसत हो जाने के बाद किसी भी वक्त आपकी अपने वकील से दोबारा मुलाकात हुई थी? नहीं, नहीं हुई थी। ठीक है, नहीं हुई थी तो नहीं हुई थी। ये बात तुम्हें सूझी कैसे? कौन सी बात? अरे, यही कि मैं रात को फ़ोन करने बस स्टैंड पर गया था और तब मेरा वकील चेलानी मेरे साथ था। एक उड़ती चिड़िया ने बताई, जनाब, लेकिन लगता है गलत बताई। बहरहाल सहयोग का शुक्रिया मेहता साहब। उसे एक उंगली का सल्यूट मारता सुनील वहां से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। वो इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेला। साहब, तत्काल हवलदार ने विरोध किया। आप भीतर। तुम्हें मालूम है कि मैं अभी यहाँ था। भीतर मेरा लाइटर रह गया है, लेकर आता हूँ। लेकिन साहब बिजी हैं, उन्हें एतराज नहीं होगा। होगा तो गेट आउट बोल देंगे, मैं गेट आउट हो जाऊंगा। इजी। फिर इससे पहले कि हवलदार उसे जबरन रोक पाता, सुनील कमरे में दाखिल हो गया। प्रभुदयाल ने सिर उठाया। उसे देखकर उसके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। क्या है? वो सख्ती से बोला। तुम देख रहे हो मैं यहाँ बिजी हूँ। कृपा निदान, सुनील विनीत भाव से बोला। आपने मुझे अभयदान दिया था कि मुझे कोई बात बाद में याद आ जाए तो उसकी बाबत दरफियात करने में यहाँ लौट सकता था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वकील साहब से वाकिफ़ हूँ। वकील साहब मेरे से वाकिफ़ हैं। इन्हें मेरी 1.5 मिनट की यहाँ मौजूदगी से कोई एतराज़ नहीं होगा। या होगा? चेलानी साहब। चेलानी ने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। देखा, अब मैं जरा सा बैठ जाता हूँ। मैं तो सारा ही बैठ गया और वकील साहब को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर। नो मेंशन। चेलानी बोला। इट्स ऑल राइट। अब प्रभुदयाल उतावले स्वर में बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो? बेड की चादर और सिराने के गिलाफ को तो आपने महफूज कर लिया होगा। कौन सी चादर, कौन सा गिलाफ? जिसके बीच में आला कत्ल की बरामदी हुई थी। खून में रंगी छुरी बकाला साहब के बेडरूम में तकिए के नीचे पाई गई थी। जब छुरी कब्जाई होगी तो तकिए का गिलाफ भी कब्जाया होगा, चादर को भी तो कब्जे में किया होगा। किस लिए? उस पर खून लगा होने की वजह से। छुरी तकिए और चादर के बीच में थी, तो छुरी के फल से लिथड़ा खून भी तो दोनों तरफ लगा होगा ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैसा कुछ नहीं हुआ था? खून चादर को या तकिए के गिलाफ को नहीं लगा हुआ था, इसलिए चादर या गिलाफ को महफूज किया जाना नहीं समझा गया था। इसलिए जब हाउसकीपर ने पूछा था कि क्या वो बड़े साहब के कमरे को ठीक कर सकती थी, तो उसे ऐसा करने की इजाज़त दे दी गई थी। उन कपड़ों को खून क्यों नहीं लगा हुआ था? अरे, जो बात हकीकत है, जिसके तुम खुद जामिन हो, उसके बारे में सवाल करने का क्या मतलब? खता माप माई बाप, मैं इस बात का जामिन नहीं हूँ। कैसे नहीं हो? तुमने खुद कहा था कि तकिए के नीचे पड़ी छुरी को, आलाए कत्ल को सबसे पहले तुमने देखा था।
देखा था, लेकिन इस बात की तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई थी कि छुरी को लगा खून चादर और तकिए पर ट्रांसफर हुआ था या नहीं। मैंने तकिए को सिर्फ इतना उठाया था कि मैं उसके नीचे जाग पाता, इसलिए मुझे नहीं दिखाई दिया था कि उसकी निचली तरफ खून लगा हुआ था या नहीं। और छुरी को अपनी जगह से उठाए बिना ये मालूम नहीं पड़ सकता था कि नीचे चादर खून से दागदार हुई थी या नहीं। तो भी क्या हुआ? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। क्या नहीं समझ रहा मैं? मुलजिम ने कत्ल किया करके अपने कमरे में लौटा, लौट कर छुरी तकिए के नीचे छुपाई तो तकिए को, चादर को खून क्यों न लगा? क्योंकि छुरी के साथ न लौटा। छुरी को पहले उसने कहीं और छुपाया, जहां पड़े फल का लगा खून सूख गया। बाद में किसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसकी वो हरकत किसी की, प्रभुदयाल की निगाह अपने आप ही चेलानी की तरफ उठ गई, निगाह में आई हो सकती है। तब बाद में कभी पहले से कहीं ज़्यादा सावधानी बरतते हुए उसने छुरी उस खुफिया जगह से निकाल ली और लाके तकिए के नीचे रख दी। उसका इरादा उसे रास्ते में कहीं फेंक देने का होगा, लेकिन सुबह सवेरे आनन फानन रवानगी की अफरा तफरी में भूल गया। तो ये वजह है चादर को या तकिए को खून न लगा होने की। हाँ, और मुलजिम को देख लिया गया होने का अंदेशा दुरुस्त था। वकील साहब ने उसे सहन की टेबल का ढक्कन उठाते और वापस रखते देखा था। हाँ, चेलानी बोला। रात के 3 बजे। हाँ, चेलानी दृढ़ता से बोला। इस वक्त मौका है। प्रभुदयाल बोला। तुम्हें अभयदान है जिसके तुम काबिल नहीं हो, इसलिए मिस्टर चेलानी की गवाही के बाबत जो तसल्ली करना चाहते हो कर लो। तुम भी क्या याद करोगे? थैंक यू जनाबे आली। परसों रात आप सोए कितने बजे थे? करीब 11 बजे। चेलानी बोला। उससे पहले क्या करते रहे थे? अपने क्लाइंट से, विष्णु मेहता से, उसके कमरे में बातें करता रहा था। उससे पहले आप डाइनिंग हॉल में थे, जहाँ की मैं भी मौजूद था और जहाँ मेजबान बकाला साहब, उसका वकील अंशुमान कुंडू और उसकी सेक्रेटरी ग्रेसी भटनागर मौजूद थे। विनीत पहुजा नाम का एक डॉक्टर मौजूद था और अपने क्लाइंट विष्णु मेहता डाइनिंग रूम से अब आपके कहे मुताबिक मेहता के कमरे में चले गए थे, जहाँ से फारिग हुए तो सोने के लिए अपने कमरे में चले गए थे। हाँ, 11 बजे के करीब। हाँ, आपने मेजबान को, मिस्टर बकाला को आखिरी बार डाइनिंग रूम में ही देखा था? बाद में भी देखा था। अच्छा, कब? यूँ हैरान होकर दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हें मालूम है कब? कब? जब वो हाथ में छुरी लिए, जिस्म पर सफ़ेद गाउन सा पहने, यूँ सहन में विचर रहा था जैसे नींद में चल रहा हो। आपने अपने मेजबान को साफ देखा था, साफ पहचाना था। हाँ, परसों पूर्णमासी की रात थी और तुम जानते ही हो कि पूरे चांद की रोशनी कैसी होती है। जानता हूँ। जब बकाला साहब सहन में विचर रहे थे, तब आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में था। मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ। कोई आहट सुनकर मेरी नींद खुली थी, तो मैंने चांद की रोशनी में अपने शीशे की खिड़की के पर्दे पर एक परछाई पड़ती देखी थी। तब सस्पेंस का मारा मैं बेड पर से उठकर बैठा था और पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झाँका था। तभी मेरी वॉल क्लॉक पर निगाह पड़ी थी और मैंने पाया था कि 3 बजे थे। अपनी खिड़की में से तब सहन में विचरते बकाला को मैंने साफ देखा था। उसको सहन की एक टेबल का टॉप उठाते साफ देखा था। कुछ देर बाद ठिठ के खड़े रहकर टॉप को वापस उसकी पोजीशन पर पहुंचाते साफ देखा था। आप बत्ती जला के सोते हैं? नहीं। उठते ही बत्ती जलाई थी? नहीं। तो वॉल क्लॉक में टाइम कैसे देखा था? वो ल्यूमिनस डायल वाली घड़ी थी, जिसकी सुइयां अंधेरे में चमकती हैं। पहले सेहन में विचरता साया दिखा था या वॉल क्लॉक को? दोनों काम एक साथ किए थे। आई सी। और क्या देखा था? और मैंने साय के हाथ में थमी एक ऐसी चीज़ देखी थी जो कि चांद की रोशनी में चमक रही थी और जिसके बाबत मैं अब जानता हूँ कि वो छुरी थी जिससे कि कल उन्होंने अपनी कारगुजारी की थी। वो नज़ारा देखने के बाद आपने क्या किया था? क्या करता मैं? वही जो घर में चोर घुस आया जानकर किया जाता है, जाग की जाती है। लेकिन वो चोर नहीं था,
वो तो घर का मालिक था और मैं वहाँ बिन बुलाया मेहमान था। तब ये तो मुझे पता नहीं था कि असल में क्या माजरा था, अंदाजा तक नहीं था। इसलिए मैंने उस बाबत खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। लिहाजा मैं वापस बेड पर पहुंच गया था, जहां मुझे फिर नींद आ गई थी। हैरानी है कि वैसा नज़ारा देखकर आपको फिर नींद आ गई। मैं थका हुआ भी तो था। थके हुए थे। डिनर के बाद लॉन्ग वॉक पर गए थे। नहीं गया था। तुम्हें मालूम है नहीं गया था। तो थके हुए क्यों थे? मेजबान और उसके वकील की चकचक चबर चबर सुन के थका हुआ था। फिर भी आप 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक अपने क्लाइंट के कमरे में जाकर उससे बातें करते रहे थे। चकचक चबर चबर से थके होने की वजह से 9:30 बजे के बाद किसी वक्त फौरन जाकर सो रहने की जगह 11 बजे अपने कमरे में पहुंचे। हाँ, क्योंकि क्लाइंट से डिस्कशन भी ज़रूरी था। बावजूद इतना थका होने के मामूली आहट की वजह से 1.25 घंटे बाद उठ के बैठ गए। क्यों भाई, चोर बहका रहे हो? जी, क्या फरमाया? या हिसाब नहीं समझते हो? क्या कह रहे हैं जनाब? 11 बजे सोया शख्स 3 बजे जागे तो नींद का गुजरा वफा 4 घंटे का होता है, 1.25 घंटे का नहीं। तो आपकी जिद बरकरार है कि आप 12:15 नहीं 3 बजे जागे थे। ये जिद नहीं, हकीकत है। चलिए ऐसा ही सही। आप रात 3 बजे जागे और मेजबान को छुरी लेकर सेहन में फिरते होने का होलनाक नज़ारा करके चुटकियों में फिर सो गए। चुटकियों में नहीं, आपने खुद तो कहा कि अभी की बेड पर वापस पहुंचते ही आपको फिर से नींद आ गई थी। पहुंचते ही नहीं तो कब? सवेरा होने पर, सूरज निकल आने पर। रिपोर्टर साहब, प्रभुदयाल बोला, तो मैंने खामखा हलकान कर रहे हो। ये ऐसा कहें कहें कि मैं इन्हें हलकान कर रहा हूँ और ये हलकान हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, चेलानी दिलेरी से बोला। सी। प्रभुदयाल चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे से अनीछा के बाव न गए। ये बड़े वकील हैं। इनका काम अपने सवालों से दूसरों को हलकान करना है, किसी दूसरे के सवालों से खुद हलकान होना नहीं है। न मैं हलकान होता हूँ, चेलानी बोला, न हलकान करता हूँ। ये आपका बड़प्पन है। अब इसी बड़प्पन को बरकरार रखते हुए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तुम्हारा सवाल बेमानी है, गैर जरूरी है। कोई जल्दी सोया तो क्यों सोया, कोई देर से सो पाया तो क्यों सो पाया। इन बातों को नापने का कोई सरकारी पैमाना मुकर्रर नहीं है। जब आप ये बात जानते हैं तो अपने थके होने की वजह से नींद आने की तोहमत मेजबान और उसके वकील की चकचक चबर चबर पर क्यों थोपना चाहते हैं? चेलानी से जवाब देते न बना। आपके सोने से जागने के बाद इत्मीनान से फिर सो जाने की असल में कोई और वजह थी। और क्या वजह थी? और वजह ये थी कि आपने जो नज़ारा किया था उसमें आपको कोई डराने दहलाने वाली बात नहीं लगी थी। आप सहज स्वाभाविक ढंग से रात में किसी वक्त जागे। सहज स्वाभाविक ढंग से आपने एक साये को सेहन में देखा और बिना उस नज़ारे को कोई अहमियत दिए सहज स्वाभाविक ढंग से फिर सो गए। मेजबान रात के सन्नाटे में छुरी हाथ में लिए विचार रहा था। ये तुम्हारे लिए डराने दहलाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए थी। तो दहलने डरने की कोई प्रतिक्रिया सामने क्यों ना आई? क्यों आपने पुलिस को फ़ोन न किया? क्यों आपने घर के किसी बाशिंदे को न जगाया? कैसे आप डर दहल के फिर सो गए? मैं कुछ नहीं जानता, चेलानी झुंझलाया। जो मैंने देखा, वो बोला, अहमियत उसकी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, न कि इस बात की कि देखने के बाद मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। मैं कहता कि वो नज़ारा करने के बाद फिक्र में, अंदेशे में सारी रात करवटें बदलता रहा तो तुम्हारी तसल्ली हो जाती। तो जो मैंने देखा उसके मायने बदल जाते। आप ही तो कहते हैं कि देखा है। आपकी दीद पर भी तो सवालिया निशान है। क्या मतलब? आप कहते हैं कि आपने साये के हाथ में एक चमकती सी चीज़ देखी। क्या मतलब हुआ उसका? यहाँ तो आपने छुरी देखी या नहीं देखी? छुरी देखी थी तो उसे चमकती सी चीज़ कहने का क्या मतलब?
न देखी तो डरने दहलने का क्या मतलब। मैंने छुरी देखी थी, वो दृढ़ता से बोला। उसे चमकती चीज कहने से मेरा महज ये मतलब था कि चांद की रोशनी में उस पर से रिफ्लेक्ट हो रही थी। वही छुरी देखी थी जो कि आलाय कत्ल है। हाँ, सुनील मुस्कुराया। क्या है? चेलानी सकपकाया सा बोला। गुस्ताखी माप जनाब, सुनील बोला। एक काबिल, तजुर्बेकार, आला दिमाग वकील को ये जवाब देना शोभा नहीं देता। क्या हुआ है मेरे जवाब को? मैंने यही तो कहा कि। वो ठिठका। उसने बेचैनी से पहलू बदला और फिर बोला। माँ, मेरा मतलब है कि साय के हाथ में थमी छुरी एन आलाय कत्ले जैसी थी। सुनील ने जेब से एक लंबा लिफाफा निकाला और उसको टेबल पर उल्टा किया, तो एक छुरी उसमें से निकलकर उसके और चेलानी के बीच में आकर गिरी। ये थी वो छुरी? उसने पूछा, जो आपने साय के हाथ में थमी देखी थी। नहीं, नहीं, ये नहीं थी। तत्काल चेलानी बोला। ये कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं हो सकती, लेकिन ये वो छुरी नहीं है। यानी कि आपने साय के हाथ में थमी छुरी को इतना साफ देखा था, इतना बारीक परखा था कि दावे के साथ उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। ये मैंने कब कहा? तो और क्या कहा? मैंने कहा कि मोटे तौर पर मुझे मालूम है कि साय के हाथ में थमी छुरी कैसी थी। इसलिए आपको मालूम है कि ये नहीं थी। हाँ, ये नहीं थी। या इसलिए मालूम है कि ये हो ही नहीं सकती। दोनों बातें हैं। ये छुरी पेश होने से पहले दो बातें नहीं थी। तब तो एक ही बात थी, और वो ये थी कि जो छुरी आपने साय के हाथ में देखी, आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। मैं छुरी की किस्म की शिनाख्त कर सकता हूँ, उसकी जनरल डिस्क्रिप्शन बता सकता हूँ। किसी खास एक छुरी की शिनाख्त नहीं कर सकता। जैसे आप इस मेज पर पड़ी छुरी के बाबत कह सकते हैं कि यह वैसी ही है जैसी आपने साय के हाथ में देखी थी, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वही है। हाँ, फिर तो आप आलाय कत्ल के बाबत भी दावा नहीं कर सकते कि वो ही छुरी थी जो आपने साय के हाथ में देखी थी। नहीं कर सकता। प्रभुदयाल के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। ये छुरी, फिर एकाएक बोला, तुम्हारे पास कहाँ से आई? आम आइटम है, सुनील लापरवाही से बोला। मार्केट में धक्के खाती है, अपनी किचन में इस्तेमाल के लिए खरीद लाया। आम तो नहीं है। आपको चाहिए तो बोलिए, जितनी चाहे भाभी जी को पहुंचा दूंगा। मुझे मालूम है ये छुरी तुमने कहाँ से हासिल की है। जरूर मालूम होगा, क्यों नहीं मालूम होगा। इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, इतनी सी बात नहीं मालूम कर सकते। बहरहाल, मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ। माई बाप की आलाय कत्ल कोई ऐसी आइटम नहीं जो कि अनूठी हो, नायाब हो और इस दुनिया में अपनी किस्म की अकेली हो। इसी वजह से इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो छुरी वकील साहब ने साय के हाथ में देखी, उसी से कत्ल भी हुआ हो। पुड़िया है, खास सुनीलियन पुड़िया है। दो छुरियों का कोई वजूद नहीं है। तो सही, ये दूसरी छुरी आपके सामने, और अभी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी भी है। मेरा मतलब है, मौका वारदात पर दो छुरियों का कोई वजूद नहीं। क्या पता हो, आपने इस संभावना पर विचार कब किया, इस लाइन पर काम कब किया? कल सुबह आप कह रहे थे किसी ने सेहन में पड़ी मेज की खुफिया दराज में से छुरी निकाल के उसकी जगह कप रख दिया। कौन सी छुरी निकाल कर कप रख दिया? जो साय के हाथ में देखी थी, या जो तकिए के नीचे से बरामद हुई थी, या ये जो इस वक्त पेशे नज़र है? प्रभुदयाल ने जवाब न दिया। ये छुरी यहीं छोड़ के जाओ। फिर बोला, जो हुक्म। 140 रुपये मैं हजूर से बाद में ले लूँगा। नहीं, अभी लेके जाओ। प्रभुदयाल वर्दी की जेब में से अपना पर्स निकालता बोला। वरना पता नहीं तुम्हें शाम की रोटी का निवाला नसीब होगा या नहीं। जनाब, मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ। आपने हमेशा मेरी इतनी खताएं माफ़ की हैं, एक और कर दीजिए, और इसे कटनसी सुनील भाई मुल्तानी कबूल फरमाइए। प्रभुदयाल ने एक गहरी सांस ली और पर्स वापस जेब में धकेल दिया। वकील साहब,
सुनील चेलानी की तरफ वापस घूमा और विनयशील स्वर में बोला, असल बात यह है कि आपके दोबारा सोने में कोई विघ्न इसलिए नहीं आया था क्योंकि तब आपको एहसास नहीं हुआ था कि सेहन में विचरता जो साया आपने देखा था उसके हाथ में छुरी थी। ये आपसदारी की बात है। आप गीता पर हाथ रखकर कोर्ट में बयान नहीं दे रहे, इसलिए कबूल कीजिए कि यही बात थी। साईं, सुनील की विनयशीलता से प्रभावित चेलानी बोला, साय के हाथ में कुछ था, बराबर कुछ था, और बराबर उस पर से चांद की रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी। कबूल करिए, उस वक्त आपको ये नहीं सूझा था कि साया हाथ में छुरी थामे था। छुरी वाली बात आपको अगले दिन सूझी थी जबकि लाश बरामद हुई थी और आपको ये खबर लगी थी कि कत्ल छुरी के वार से हुआ था। दूसरे, आपने रात को सफ़ेद गाउन सा पहने नींद में चलता एक साया देखा था, लेकिन बतौर अपने मेजबान मिस्टर बकाला उसे नहीं पहचाना था। तीसरे, तब आपको इस बात की कोई खास परवाह नहीं हुई थी कि कोई नींद में चल रहा था, क्योंकि आप वहाँ अजनबी थे, बिन बुलाए मेहमान थे, इसलिए ऐसी कोई बात में दखलंदाज होना आपने ज़रूरी नहीं समझा था। यही वजह थी कि आपको दोबारा सो जाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी। मैंने ये नहीं कहा था कि कोई नींद में चल रहा था, चेलानी बोला। मैंने कहा था कि लगता था जैसे कोई नींद में चल रहा हो। लेकिन साय के हाथ में छुरी होने वाली बात आपने यकीनन बाद में जोड़ी। नहीं, रात को छुरी देखी थी आपने? हाँ। साय के हाथ में थमी? हाँ। तब भी जबकि वो सेहन की टेबल के करीब पहुंचा था, जबकि उसने टेबल का टॉप उठाया था, जबकि थोड़ी देर बाद टॉप को वापस अपनी जगह पर पहुंचाया था। हाँ। साया जब मेज के करीब से हट के अपने वापसी के रास्ते पर जा रहा था, छुरी तब भी उसके हाथ में थी? हाँ। नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं। एक सवाल के इतने जवाब। साफ बताइए, तब छुरी साय के साथ में थी या नहीं? मुझे ध्यान नहीं। शायद हो, शायद न हो। शायद न हो क्योंकि शायद छुरी उस मेज के खुफिया दराज में रखी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई एक जवाब दीजिए जनाब। एक जवाब यह है कि मुझे ध्यान नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान तो बराबर है ना कि जब साया टेबल के करीब पहुंचा था तो तब छुरी उसके हाथ में थी। हाँ, तब तो थी। पक्की बात? हाँ। ये भी कि साया मेजबान बकाला था, जो कि बकौल आपके सिर्फ एक सफ़ेद गाउन सा पहने था। हाँ। सर्दियों की रात थी, इसलिए सिर पर कोई टोपी न। पाँव में जूते या चप्पल या स्लीपर तो पहने होगा? नहीं, नंगे पाँव था। आप एकाएक नींद से जागे थे। बाहर सिर्फ चांद की रोशनी थी। साय के और आपके बीच में कोई 8-10, 12-15 गज का फासला भी होगा। वो सेहन में विचर रहा था और टेबल की तरफ जा रहा था, तो जाहिर है कि आपने या तो उसका प्रोफाइल देखा था या उसे बैक से देखा था। फिर भी आपने बतौर मेजबान उसे साफ पहचाना। हाँ। वॉल क्लॉक में 3 बजे का टाइम भी साफ देखा। हाँ, क्योंकि घड़ी की सुइयां अंधेरे में चमकने वाली थी। ऐसी घड़ी पर अंधेरे में निगाह डाली जाए तो मेरे ख्याल से सुइयों के अलावा और भी कुछ दिखाई देता नहीं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अंधेरे में आपने मिनट की सुई को घंटे की और घंटे की सुई को मिनट की समझ लिया हो? क्या मतलब? असल में उस वक्त 12:15 बजे हों, फिर वहीं पहुंच गए। जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस बाबत जब पहली बार आपने अपनी जुबान खोली थी तो टाइम 12:15 का बताया था। हो सकता है तब मैंने ऐसा कहा हो, लेकिन कहने और होने में फ़र्क होता है। अच्छा, होता है? हाँ, होता है। मुझे देखिए, जो मैं दोनों को एक ही बात समझता था। देखो, मैं सोते से जागा था, तब टाइम के बाबत मुझे मुगालता हो सकता था, लेकिन बाद में जब मैंने इस बात पर गंभीर सोच विचार किया था तो मेरी सोच समझने, अक्ल ने यही गवाही दी थी कि तब टाइम 3 बजे का था। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बात आपके जहन में ताज़ा हो तब आपकी सोच समझ, अक्ल किसी और तरीके से एक्ट करती है, और जब वो बात पुरानी हो जाती है
तो किसी और तरीके से एक्ट करती है। ये बात नहीं है तो और क्या बात है? बाद में जब आपको ये पता चला कि पुलिस का कत्ल का अंदाज़ा 3 बजे का है, जब आपको यह पता चला कि आप बकाला साहब के खिलाफ पुलिस की स्टार विटनेस बनने जा रहे हैं, तो पुलिस को, पुलिस के केस को, पुलिस के केस के नतीजे को अकामोडेट करने के लिए आपने अपने बयान की ये मरम्मत कर ली कि जब आपने टाइम देखा था तब घंटे की सुई 3 पर थी और मिनट की सुई 12 पर थी, लेकिन अपनी तब की हड़बड़ी में उसका एन उल्टा कर लिया था। क्यों भाई? प्रभुदयाल भड़का। हम क्या गवाहों से फर्जी बयान दिलवाते हैं, ठोक पीट कर उनके बयान तैयार करवाते हैं? नहीं, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक गवाह को अपने बयान को एडजस्ट करने का मौका बराबर देते हैं। खामखा इनसे पूछो, अभी पूछो, मेरे सामने पूछो कि किसी ने इन्हें कहा है कि ये कहें कि रात को सहन में विचरते साय को उन्होंने 12:15 नहीं 3 बजे देखा था। हर बात कहनी तो नहीं पड़ती माई बाप। ये वकील हैं, लीगल माइंड रखते हैं। इनके कान में जब ये बात डाली जाएगी कि पुलिस ने कत्ल का अप्रोक्सीमेट टाइम 3 बजे के आसपास का मुकर्रर किया है, तो क्या ये खुद ही सोचने नहीं बैठ जाएंगे कि हो न हो इनसे घड़ी में वक्त देखने में गलती हो गई थी। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।